बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। और माशाअल्लाह पेशावर, जब भी मैं आपको कॉल देता हूं, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पेशावर, आज मैंने बात तो आपसे करनी थी सैलाब की। कल मैं सखर गया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक और यहां ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। और सिंध में खास तौर पे मैं बात तो सिंध की करना चाहता था कि बहुत हमारे सिंध के पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलों में हैं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और खास तौर पे कल एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा और फिर आपसे पेशावर मजीद बातें होंगी। सबसे पहली चीज, मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई कौम, पेशावर मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये सारे जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं आपकी तरबियत भी करूं, आप में सियासी शऊर पैदा करूं, आपको समझाऊं कि हकीकी आजादी क्या है, आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में, पेशावर, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे हैं, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला
ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया, हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर, मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है, जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजर, मुसलमान ताजर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के, सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था जिसने फतह किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं पेशावर, जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार, गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखें इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई। क्यों पेशावर, सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ, मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशाखाना,
कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया। पिशवारों वालों, दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेट उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं, पेशावर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाएं। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था, मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। ये दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है ऊपर मेरिट पे आदमी बिठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पैनमा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको, झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे यह बताएं पेशावर, जरा मुझे यह बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी, डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीग्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरका दत्त किताब में लिखती है
कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के, और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी वो जाके अमेरिकनों को, एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। लेकिन तीसरी चीज पेशावर सुनो, इन्होंने सबको, मैंने बार बार आपको वो मुरासला दिखाया जो अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद को, कि अगर तुमने इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अभी टेबल नहीं हुई थी तब वो धमकी देता है, और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। नो कॉन्फिडेंस आता है, चोरी के पैसे से मेंबर पार्लियामेंट खरीदे जाते हैं, करप्शन के पैसे से लोटे बनाए जाते हैं, और आपका भी एक बहुत बड़ा लोटा था। कौन लोटा था आपका? एक ही पख्तूनख्वा से लोटा आया और बहुत बड़ा लोटा था वो। लोटों पे पैसा चलता है, लोटों पे नोट चलते हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत गिराई जाती है और इनको इंपोर्टेड हुकूमत ऊपर लगाई जाती है। और मेरा तीसरा सवाल है कि क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए हैं, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। अभी चलो बताता हूं, ये नून लीग के दो, एक वजीर और एमएनए, जनाब आप इनकी वीडियो देखें और उसके बाद बात करता हूं। सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है? मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सप्लाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुइशत की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सियासी मामला कि जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। कोई किसी किस्म का हमें उस वक्त भी ना नोटिस था ना हमने लिया था, मगर इत्तेहादी जमातों के हम फैसलों पर के पाबंद थे। मैं आज भी ये बात कहने लगा हूं कि अगर कि जो हमें इसलिए ये हुकूमत हमारी गिराना चाहते थे कि इमरान खान एहतसाब ना कर दे। डर ये था कि अगर इमरान खान रह गया तो ये जेल में चले जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो चोरी किया वो पकड़ी जाएगी। मतलब ये कि ये इसलिए गिराना चाहते थे, महंगाई वजह नहीं थी, माइशत वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक थी कि इन्होंने एनआरओ लेना था।
और 1100 अरब रुपया अपना माफ करवाया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, जरा सुने कि इनके लीडर्स ने फौज के खिलाफ क्या बातें की। और मैं चाहता हूं मीडिया इसको दिखाए ताकि पता चले कि ये जो लोग आज इक्तदार में बैठे हैं और ये हर रोज प्रोपेगेंडा कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और फौज की लड़ाई हो जाए, जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुतालिक क्या बातें की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद परस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीज़ें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया।